बच्चे एक रेजिस्टेंस शो करते हैं कि नहीं नहीं हम मोल से कर लेंगे, हम क्यों इस कंसेप्ट को सीखें। अब ये फॉर्मूला आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या? किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है आपको ये फॉर्मूला? वैलेंसी से हम क्यों नंबर लेके जा रहे हैं जो हमें बैलेंसिंग तक हेल्प कर रहा है। आपने परसेंटेज बाय मास पढ़ा होगा, मोलैरिटी पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। आईजीएस हो जाओगे तो थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी होंगे। एक्सपेरिमेंट होंगे तो वो बार बार आपको शब्द सुनाई देगा, टाइट्रेशन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो my name is Shikha Bansal, your chemistry teacher, and welcome to this platform of Olympiads वाला। So Olympiads वाला के अगले पार्ट में, केमिस्ट्री के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। सो इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह के सवाल इस पर बनाए जाते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने PYQ या प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल इससे आ चुके हैं, मेजरली हम पूरे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट बेटा रिडॉक्स का ही एक आप कह सकते हो कि आगे रिडॉक्स को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट पैरेलली चलता है, साथ में एक चैप्टर चलता है। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि मोल कंसेप्ट 2 का ही पोर्शन चल रहा है। होपफुली मोल कंसेप्ट 1 सबने देख लिया होगा, टेस्ट भी सबने दे दिया होगा केमिस्ट्री का, एंड टेस्ट सब लोगों का अच्छा हुआ होगा। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी जो परसेंटेज ईल्ड आएगी टेस्ट की वो 100% आएगी। अब कितनी ईल्ड आपकी एक्चुअल में आ रही है मुझे कमेंट्स में बताना। सो करें स्टार्ट इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आज का टारगेट हमारा रहने वाला है बेटा कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम देख लेंगे। इक्विवेलेंस निकालते कैसे हैं किसी गिवन अमाउंट में, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, एंड नॉर्मेलिटी। सो सबसे पहले आई विल बिगिन विद लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो इक्विवेलेंट सुनने में आप लोगों के लिए बहुत नया है, इजंट इट? भाई मोल तो पढ़ चुके हैं, मोल निकालना भी सीख गए हैं, मोल में काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं एक्चुअली। तो व्हेन आई से ना इक्विवेलेंट, और व्हेन आई से टू स्टूडेंट्स कि भाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट से वही सवाल सॉल्व हो सकते हैं जो मोल कंसेप्ट से हो सकते हैं, तो बच्चे एक रेजिस्टेंस शो करते हैं कि नहीं नहीं हम मोल से कर लेंगे, हम क्यों इस कंसेप्ट को सीखें। बट हाँ, कुछ स्मार्ट बच्चे जो इस कंसेप्ट को सीखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये कंसेप्ट मोल कंसेप्ट के कंपैरिजन में मच बेटर है, एंड यू कैन से कि आपका बहुत विद इन फ्रैक्शन तो नहीं, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाता है उसी सवाल का जो मोल कंसेप्ट टाइम टेकिंग होता है। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट आप कभी भी पूछना अपने 11th के भैया दीदी सीनियर्स, या यहाँ पे हो सकता है कुछ 11th के बच्चे भी हों, पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे। वो कहते हैं मोल हो गया, मोल आ गया समझ में, मोल में हम कंफर्टेबल हो गए, अब हमें आप कंफर्ट जोन से बाहर मत निकालो, इक्विवेलेंट से नहीं सीखना हमें। बट आई वुड से कि अगर आप एक ओलंपियाड लेवल के सवालों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको आगे भी चाहिए कि कोई डिफ़िकल्टी ना आए, तो आप इक्विवेलेंट ज़रूर सीखो। इक्विवेलेंट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो ज़रूर सीखो। अब जैसे हम गिवन मास में नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे किसी कंपाउंड के, उसी तरह से इक्विवेलेंट्स भी फाइंड करते हैं। इस कंसेप्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों आया, और मोल कंसेप्ट से कैसे बेटर है। देखो मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ बोर्ड पर आप लोगों के सामने। N2 गैस प्लस 3H2 gas gives 2NH3। बेटा सब लोग अभी अभी मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री सीख कर आए हैं, हाँ कि ना? तो मोल कंसेप्ट या स्टोइशियोमेट्री क्या बोलता है अबाउट दिस रिएक्शन? कहता है कि रिएक्शन के बैलेंसिंग कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, और बैलेंसिंग कोफिशिएंट से आप ये देखकर लिख सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन to produce 2 मोल अमोनिया, राइट? मतलब कभी भी अगर मोल कंसेप्ट, मोल एनालिसिस या स्टोइशियोमेट्री आप अप्लाई करना चाहते हो तो योर रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आपको वो बैलेंसिंग कोफिशिएंट पता होने चाहिए, आपके रिएक्शन बैलेंस होने चाहिए, इजंट इट? मोल कंसेप्ट ने हमें यही सिखाया है। बेटा इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा
सारे सब्सटेंस के बराबर होते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या कहने का मतलब है मैम? बेटा ये कहने का मतलब है कि वन इक्विवेलेंट नाइट्रोजन वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस वन इक्विवेलेंट अमोनिया। अब आप सोचो कि ना तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना यूनिटरी मेथड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अभी यूनिटरी से ही जूझ रहे होंगे। स्टोइशियोमेट्री लगाने में यूनिटरी में ही जूझ रहे होंगे कि 1 से 2 बनता है तो 4 से कितना बनेगा, 2.8 से कितना बनेगा। तो अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ते हो, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखते हो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द अदर in a chemical reaction. Equivalents and milli equivalents of reactants react in equal amount to give same number of equivalents or milli equivalents of the product separately. जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, कोई भी chemical reaction हो, सारे reactants and सारे products के number of equivalents या milli equivalents क्या आते हैं? same आते हैं। मोल मिलीमोल सुना था, मोल कंसेप्ट पढ़ के आयो। मोल मिलीमोल सुना होगा। मिलीमोल कुछ नहीं है, मिली वही है बेटा, 10⁻³ वाला मिली। सो मोल मिलीमोल में क्या रिलेशन था कि 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। इसी तरह 1 इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। So 1 equivalent या ग्राम equivalent is equal to 1000 milli equivalents। तो कोई भी कैसी भी रिएक्शन लिखी हो, कोई भी कैसी भी रिएक्शन लिखी हो, एक और रिएक्शन मैंने लिख दी H2 + SO4 + NaOH gives, बताइए क्या बनाएगा? ये तो आती है, क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस वाटर। बैलेंस करो सबसे पहले। जब बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम उधर 2 है, और क्या हाँ कुछ लगाना पड़ेगा क्या? वाटर बैलेंस्ड है? वाटर बैलेंस नहीं है अभी। वाटर के आगे क्या आएगा बेटा? 2। ठीक है, अभी रिएक्शन बैलेंस है, अभी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो मोल कंसेप्ट इस रिएक्शन में क्या बोलता? मोल एनालिसिस इस रिएक्शन के लिए क्या बोलता? मोल एनालिसिस बोलता है हर रिएक्शन आपसे कुछ कहती है, बस आपको सुनना है। हर केमिकल रिएक्शन आपको चिल्ला चिल्ला के कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। ये रिएक्शन हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 1 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 मोल NaOH टू प्रोड्यूस 1 मोल Na2SO4 एंड 2 मोल वाटर। लेकिन वही मोल लॉ लगाकर अगर आप इक्विवेलेंस लॉ लगाएंगे, अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे, तो वो आपको कहेगा कि 1 इक्विवेलेंट H2SO4 रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट H2SO4 टू प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट Na2SO4 टू प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट वाटर। सोचना ही नहीं है, बराबर ही होंगे। अगर n है, n इक्विवेलेंट देन n इक्विवेलेंट देन n इक्विवेलेंट देन n इक्विवेलेंट, तो हमेशा सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स, m मिली इक्विवेलेंट्स reacts with m milli equivalents of NaOH to produce m milli equivalents of Na2SO4 and m milli equivalents of water। क्लियर है ये बात? तो ये है बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो भाई ये तो हम समझ गए कि इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, बट वो इक्विवेलेंट्स निकलते कैसे हैं हमें तो आता ही नहीं है। हमें तो बस मोल निकालना आता है, इक्विवेलेंट्स तो हमें निकालना ही नहीं आता। तो सबसे पहले अब हम क्या सीख लेते हैं? हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट्स। सो फाइंडिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे? भाई मोल भी तो आपने किसी दिन सीखा ही था, बचपन से तो मोल भी नहीं आता था। तो ये मान के चलो, पहले तो खुद को ये भरोसा दिलाओ कि ये भी आ जाएगा। ठीक है, पहले तो डरना नहीं है,
और क्योंकि मुझे पता है, मैं इतना ज्ञान आपको इसलिए दे रही हूँ इक्विवेलेंस पढ़ाते टाइम, बार बार मैं बोल रही हूँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं ये वो, क्योंकि इतने सालों में मैंने देख लिया है कि बच्चे ना एक परसेप्शन पहले से बना के आते हैं कि इक्विवेलेंस नहीं सीखेंगे, और वो बहुत टफ है, पर ट्रस्ट में वो बहुत आसान है और वो सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले तो आप एक माइंडसेट बना लो कि भाई मोल भी तो एक दिन सीखा था, तो इक्विवेलेंस भी सीख लेंगे। और यहाँ पे ओलंपियाड्स वाला के प्लेटफॉर्म पे तो मुझे पता है सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आए हुए हैं अपने पास, सब अच्छे बच्चे हैं, एकदम फोड़ू बच्चे हैं सब इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो जरूर सीख लेंगे। सो फाइंडिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, in a given mass of a substance, किसी सब्सटेंस के गिवन मास में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं दैट इज इक्वल टू गिवन मास, जिसे हम W से डिनोट कर लेंगे, अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसे हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला हुआ भाई W बाई E, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दोनों को सेम यूनिट में लेना, दोनों को ग्राम में ले लिया जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या? किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है आपको ये फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड इन अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, क्या फॉर्मूला होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा इस तरह से रिलेट करके याद करो कि मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जब आप रिलेट करके सीखोगे तो आपको जल्दी आएगा निकालना। तो आप रिलेट करो कि मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब एक नई समस्या आ चुकी है जीवन में कि मोलर मास तो पता है क्या होता है, बट इक्विवेलेंट मास तो पता ही नहीं क्या होता है। और अगर इक्विवेलेंट मास नहीं पता तो कैसे निकलेगा? सीखना पड़ेगा। तो हम आगे क्या सीखेंगे? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सो इक्विवेलेंट मास जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे, कुछ मुझे स्पेलिंग गलत लग रही है, छोटा सा स्पेलिंग एरर है, ये V है, R नहीं है। तो इक्विवेलेंट मास जो हम कैपिटल E से इसको डिनोट करेंगे, ये क्या होता है? देखो, number of parts by mass of an element which reacts or displaces from a compound, 1 part by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen and 35.5 part by mass of chlorine is known as equivalent mass of that element. इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो डिजाइन किया गया है वो कैलकुलेशंस को डेफिनेटली इजी करने के लिए किया गया है, रिएक्शंस में यूनिटरी मेथड से बचने के लिए। तो रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ करते हैं। आप जब 11th-12th में आगे जाके चैप्टर्स भी पढ़ोगे तो हर चैप्टर में आप ऐसे पढ़ोगे। मान लो आप सोडियम का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ोगे, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हेलोजेंस। मान लो आप नाइट्रोजन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद क्लोरीन, हेलोजन। तो ये इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये 3 एलिमेंट्स कि ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, इसीलिए हमने इन 3 को रेफरेंस लिया है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास जो होता है किसी सब्सटेंस का, दैट इज मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स और डिस्प्लेसेस क्या, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मैं थोड़ा सा और सिंपल करके लिखूं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, अगर ये वाली लैंग्वेज में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो ये देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass which combines with
displaces 1 gram of hydrogen (8 grams of oxygen और 35.5 grams of chlorine. इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का वो मास है जो या तो कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे किस किस को, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन. 3 हमारे रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है. सिल्वर भी ले लिया जाता है कभी कभी, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, बट नेसेसरली नहीं है. इतना 3 आप याद करोगे तो इनफ है. मतलब समझना अब इसका, ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग. मान लो मैग्नीशियम रिबन को तो सबने जलाया है लैब के अंदर. मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, क्या बनाता है बोलिए, MgO. बैलेंस कर पाओगे रिएक्शन को, हिट एंड ट्रायल. ऑक्सीजन इधर 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर मैग्नीशियम पर भी 2 लगाना पड़ेगा. अब देखिए, आप स्टोइशियोमेट्री सीख के आए हो, मास मास एनालिसिस लगा के मुझे बताओ कितना मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन में. रिएक्शन में O2 का 1 मोल है, मतलब O2 का मास है 32 ग्राम. मैग्नीशियम के 2 मोल हैं, मतलब 2 मोल का मास हो गया 2 × 24 ग्राम, मतलब 48 ग्राम. ठीक है, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. भाई ये बात तो हमें समझ में आती है ना, इतना तो सीख रखा है हमने कि 48 ग्राम मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, राइट. तो भाई 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, यूनिटरी लगाए. 32 ग्राम O2 के साथ 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 48 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, इजंट इट. नहीं, ये तो निकाल लेंगे यूनिटरी से. तो कितना आएगा बेटा, 4 से डिवाइड किया इसको, 12, तो आंसर आ जाएगा 12 ग्राम मैग्नीशियम. तो यही जो 12 ग्राम मैग्नीशियम है ये कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, 8 ग्राम. और इसी मास को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम. इसी मास को क्या कह देंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 नहीं, मैग्नीशियम. O2 का तो फिक्स है ना 8 ग्राम. इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12 ग्राम. समझ गए बात. तो ये है इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन. दिस इज हाउ वी फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट. मैम ये तो बहुत टफ है, आप तो कह रहे थे यूनिटरी नहीं लगानी पड़ेगी, आपने शुरू में ही यूनिटरी लगा दी इक्विवेलेंट मास निकालने में. तो ये बाय डेफिनेशन मैंने इक्विवेलेंट मास आपको निकाल के दिखाया है. अब इसके बाद हम यूनिटरी नहीं लगाएंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी बने हुए हैं जिनके बेसिस पर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे. ठीक है, तो डरना नहीं है. सो फॉर्मूला देखिए इक्विवेलेंट मास का बेटा, डेफिनेशन से हम बार बार नहीं निकालेंगे, हम फॉर्मूले से निकालेंगे. तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है बेटा, ये बैलेंस फैक्टर उसी में आएगा. ठीक है, यही लिख रही हूं मैं कि एनालिटिकली
इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, और इसी वैलेंस फैक्टर को हम n फैक्टर भी कहते हैं। सो एनालिटिकली इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, E इज इक्वल टू m नॉट अपॉन n फैक्टर। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो आप ध्यान से देखोगे पिछले वाले पेज पर, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना आया 12। ये जो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 12 है, डोंट यू थिंक कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 24/2 इससे आ सकता है, 24/2 12 आएगा। तो 24 क्या है यहाँ पर, 24 को यू कैन से कि मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, वैसे तो मुझे एटॉमिक मास लिखना चाहिए बट कोई नहीं, समझने के लिए आप समझिए कि मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, और 2 क्या है मैग्नीशियम की वैलेंसी, इसी को कहते हैं n फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर। तो वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर एक नंबर है, ये नंबर बेटा बहुत ही ध्यान से वैलेंसीज ऑफ एटम से निकाला गया है। अब वैलेंसी से हम क्यों नंबर लेके जा रहे हैं जो हमें बैलेंसिंग तक हेल्प कर रहा है, देखो होता क्या है, आपका जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट आते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल वैलेंसी ही है। कैसे बेटा, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, करते हो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग +2 आएगा। क्लोरीन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हो कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। फिर आप क्या करते हो, आप 2 को लिखते हो यहाँ, 1 को लिखते हो यहाँ, क्रिस क्रॉस बनाते हो, और फिर आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला। इसी अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बनता है। और बेटा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही तो बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग में हम एटम काउंट करेंगे, हमें पता चलेगा यहाँ क्लोरीन 2 हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे उसे बैलेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री है वो बैलेंसिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है, और बैलेंसिंग कोफिशिएंट किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट ना वही बैक ट्रैक कर करके पीछे जा जाकर, मतलब रूट्स तक पहुंचना है प्रॉब्लम की, कि मोल कंसेप्ट में जो यूनिटरी लगाना पड़ रहा था वो बैलेंसिंग की वजह से लगाना होता है। बैलेंसिंग क्यों आती है, चार्जेस की वजह से आती है। चार्ज कहाँ से आता है, वैलेंसी से आता है। तो क्यों ना हम उस रूट को ही पकड़ लें जो वैलेंसी है, और वहीं से हम एक नंबर इजाद कर दें जिसे n फैक्टर कहेंगे, और हम यहीं पर इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे और सारे इक्विवेलेंट्स को बराबर रख देंगे। तो n फैक्टर एक ऐसा मैजिकल नंबर है जिसकी वजह से आपको यूनिटरी नहीं लगाना पड़ता, आप सारे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स को क्या रख सकते हो, बराबर इन अ केमिकल रिएक्शन। वही मैजिकल नंबर क्या है, n फैक्टर, एंड इट इज रिलेटेड टू द वैलेंसी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वैलेंस फैक्टर। क्लियर हुई ये बात, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, या n फैक्टर हम कैसे निकालेंगे डिफरेंट स्पीशीज के लिए। सबसे पहले लिखिए n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट्स के लिए n फैक्टर सीधे सीधे उनकी वैलेंसी के बराबर होता है। एलिमेंट्स के केस में n फैक्टर सीधे सीधे उनकी वैलेंसी के बराबर होता है। मतलब अगर मैंने एलिमेंट लिखा सोडियम, तो वैलेंसी सोडियम की कितनी, 1, तो n फैक्टर भी सोडियम का कितना, 1। तो इक्विवेलेंट मास जिसका फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, इक्विवेलेंट मास जिसका फॉर्मूला मोलर मास अपॉन n फैक्टर, वो हो जाएगा 23/1। समझे भाई, सोडियम का मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास, 1 मोल का एटॉमिक मास 23 एंड डिवाइड बाय 1 n फैक्टर। अगर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट लिखा एल्यूमिनियम, कितना वैलेंसी बोलिए एल्यूमिनियम का, वेरी गुड 3। तो बेटा n फैक्टर भी क्या, 3। मोलर मास कितना, 27, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास। अगला मैंने एलिमेंट लिखा बेटा ऑक्सीजन, कितना वैलेंसी होता है ऑक्सीजन का, कितने इलेक्ट्रॉन्स
है इसके आखिरी शेल में 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में तो वैलेंसी कितना होगा 2। तो n फैक्टर भी ऑक्सीजन का कितना बेटा 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए 16/2 दैट इज 8। और यही रीज़न है कि ऑक्सीजन का पीछे आपने इक्विवेलेंट मास कितना लिया था 8। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 हो जाएंगे याद। तो सबसे पहले तो हमने एलिमेंट्स के लिए सीख लिया बेटा कि एलिमेंट्स के लिए n फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी। अब आ जाते हैं आयंस पर। नेक्स्ट कैटेगरी इज आयंस। सेकेंड कैटेगरी n फैक्टर फॉर आयंस। बेटा इन केस ऑफ आयंस n factor is equal to magnitude of charge present on the ion. n factor is equal to magnitude of charge present on the ion. In case of ion, n factor is equal to magnitude of charge present on the ion. Example देखना, ion n factor और फिर उसका equivalent mass which is molar mass upon n factor. तो मान लेते हैं मैंने आयन लिया कैल्शियम, तो बेटा कितना चार्ज है इसके ऊपर +2, केवल मैग्नीट्यूड लो, 2 यूनिट का चार्ज है तो n फैक्टर 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 40/2। कैल्शियम का मोलर मास 40/2। मान लो मैंने आयन लिया सल्फेट, कितना चार्ज है इसके ऊपर -2, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो n फैक्टर कितना 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा बेटा 96/2। सल्फेट का मोलर मास आएगा 96। फॉस्फेट PO4 3- n फैक्टर बताइए, गुड 3। मोलर मास बताइए फॉस्फेट का, फॉस्फेट आएगा बेटा 95/3। ठीक है, इस तरह से आयन का भी निकल जाएगा। तो एलिमेंट और आयन के बाद अगली कैटेगरी पर हम आ रहे हैं एन फैक्टर निकालने की, दैट इज एसिड। हेडिंग डालना तीसरा, एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेटा एसिड्स के केसेस में एन फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन होती है, क्या किसी बच्चे को पता है व्हाट इज बेसिसिटी? बताइए। एन फैक्टर ऑफ एन एसिड इज बेसिसिटी, और बेसिसिटी बोलने का मतलब है नंबर ऑफ फर्निशेबल H+ आयंस बाय द एसिड। कितने H+ आयन वो एसिड दे रहा है इन द गिवन रिएक्शन या गिवन सॉल्यूशन जो भी आपके पास है। ठीक है, तो जितने H+ आयंस देता है एसिड दैट इज बेसिसिटी, और n फैक्टर सीधे किसके बराबर? बेसिसिटी के बराबर। लिखिए बेटा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिख दो एसिड, यहाँ लिख दो उसका n फैक्टर और फिर इक्विवेलेंट मास विच इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मैंने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला इतनी बार आपके सामने लिखा है और आगे भी लिख दूंगे कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा अभी लेक्चर में बैठे बैठे कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। चलिए बताइए, सबसे कॉमन अपना प्यारा कोई एसिड बता दीजिए जो आप जानते हो। H2SO4 जानते हैं सब? बेटा कितने H+ आयंस ये फर्निश करता है सोल्यूशन में या रिएक्शन में? 2। तो n फैक्टर इसका कितना 2, बेसिसिटी इसकी 2 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 98/2, मोलर मास 98। और कोई एसिड बताइए मुझे आप लोग, एनीथिंग एल्स, एनी अदर एसिड? भाई इतने एसिड हैं, एसिड तो पता है। HCl, HCl कितना H+ देता है 1, तो n फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया मोलर मास विच इज 36.5, डिवाइड कर देना है किससे? 1 से। एसिटिक एसिड सुना है? कितने H+ देता है ये, कैसे ब्रेक होता है? CH3COO- एंड H+। तो 1 यूनिट एसिटिक एसिड कितना H+ देता है बेटा? 1। तो इसका भी n फैक्टर कितना 1,
अच्छा, इसका मोलर मास कितना होता है? इसका होता है 60/1 हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। 3 एसिड मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखूंगे जो आप याद करेंगे। मुझे नहीं पता आपको आते हैं, मे बी कुछ बच्चों को वो एसिड ऑलरेडी आते हो, कुछ के लिए नए हो सकते हैं। H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब आपको क्या लगता है कि ये तीनों एसिड कितने कितने हाइड्रोजन देते होंगे? मुझे तीनों एसिड में 3-3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो जो दिखता है वही निकलता है, या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और? यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सच में है। आपको 3-3 हाइड्रोजन तीनों में दिख रहे हैं, बट ये ट्रू नहीं है कि तीनों तीनों हाइड्रोजन वो दे देगा सोल्यूशन को। H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसका एन फैक्टर होता है 3, ये अपने तीनों हाइड्रोजन दे देता है सोल्यूशन में। बट H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड। ये तीनों हाइड्रोजन नहीं देता, बल्कि 2 ही हाइड्रोजन रिलीज करता है रिएक्शन करने के लिए। H3PO2 का नाम है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, और ये बेटा केवल एक ही हाइड्रोजन रिलीज करता है सोल्यूशन के अंदर। तो H3PO4 तीनों हाइड्रोजन दे देता है, एन फैक्टर 3। H3PO3 2 हाइड्रोजन देता है, एन फैक्टर 2। H3PO2 एक ही हाइड्रोजन देता है, एन फैक्टर 1। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए, इनके एन फैक्टर आप याद रखेंगे, इनके एन फैक्टर आप याद रखेंगे। और कोई बच्चा मुझे कमेंट्स में बताएगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों H3PO2 सारे हाइड्रोजन नहीं देता, या क्यों H3PO3 सारे हाइड्रोजन नहीं देता। तो ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, जिसे आप ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। एसिड के बाद कौन आता है? एसिड के बाद कौन आता है? सवाल तो नहीं आता है। एसिड के बाद आ जाता है बेस। सो एन फैक्टर ऑफ अ बेस। बेटा एसिड आपने पढ़ा, और एसिड का एन फैक्टर था उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि बेस का एन फैक्टर क्या होना चाहिए? बेस का एन फैक्टर होना चाहिए उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी बोले तो नंबर ऑफ फर्निशेबल या रिप्लेसेबल OH- आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या फर्निशेबल OH- आयंस, बेस की एसिडिटी। तो बेस की होती है एसिडिटी, और एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। तो ये होता है एन फैक्टर इन केस ऑफ अ बेस। चलिए तो एग्जाम्पल बताइए, बेस के एग्जाम्पल बता दो भाई। फिर उसका एन फैक्टर लिखेंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। फॉर्मूला बोलो जल्दी। वेरी गुड, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सो बेस का एग्जाम्पल मुझे पता है सबके दिमाग में क्या आ रहा है? NaOH, सबसे कॉमन बेस। कितने OH- रिप्लेस करता है, कितने OH- तोड़ता है अपने में से? 1। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 40/1, एन फैक्टर हो गया 1। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH- दे देगा? 2। मोलर मास मुझे इसका याद नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर अगेन 2। तो बस ये देखना है बेस के केस में कि कितने OH- वो रिलीज कर रहा है। एसिड के केस में देखना है कितने H+ एसिड रिलीज कर रहा है। आगे चले भाई, एसिड आ गया, बेस आ गया, तो एसिड बेस के साथ साथ तीसरा क्या आना चाहिए? 10th वाले बच्चे बताएंगे, 10th में चैप्टर है सॉल्ट। गुड। तो एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट के केस में बेटा एन फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और टोटल चार्ज ऑफ एनायंस। देखो
जितना चार्ज कैटायंस पे टोटल होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सॉल्ट के पास टोटल, उतना ही एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो सॉल्ट न्यूट्रल होंगे। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज देख लो चाहे नेगेटिव चार्ज देख लो, वही उसका एन फैक्टर है। जो इजीली पता लग जाए, काफी बार पॉजिटिव काफी बार नेगेटिव काफी बार दोनों, वैसे तो दोनों ही पता होने चाहिए बट जो इजीली मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट को जरा तोड़ो, तोड़ दो, एक हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एक हो जाएगा कार्बोनेट 2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के ऊपर, +2 यूनिट। कितना नेगेटिव चार्ज है एनायन के ऊपर, -2 यूनिट। तो क्या एन फैक्टर इसका बनेगा, 2। टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बोलिए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, CaCO3 इज 100/2। क्लियर। एक और सॉल्ट लिखते हूँ मैं आप लोगों के लिए, Al2SO4 होल थ्राइस। देखिए इसके कैटायन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या इसके एनायन पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, कितना होना चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर। एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है और यहाँ कितने एल्यूमिनियम है, 2। तो अगर एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज, +6। अब जरा एनायन भी देख लेते हैं भाई, एनायन से हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है। सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर कुछ चार्ज कितना, -2। कितने सल्फेट है, 3। कितना चार्ज हो गया टोटल, -6। तो एन फैक्टर कितना, 6। तो इस तरह से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं किस किस का, एलिमेंट्स का, आयन का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सबका एन फैक्टर निकल जाएगा। जल्दी जल्दी से मुझे बताओगे। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में राइट साइड में राइट योर आंसर्स इन 1 वर्ड कि एलिमेंट का इन फैक्टर क्या, आयन का, एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का। फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड। एसिड एलिमेंट का हो गया वैलेंसी, आयन का हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एसिड का हो गया बेसिसिटी, बेस का होता है एसिडिटी और सॉल्ट का हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये 5 स्पीशीज के तो एन फैक्टर हम सीख गए, मान लो सीख गए भाई, मैंने तो सिखा दिया और तुम लोग भी सीख गए, डोंट वरी। तो 5 स्पीशीज के तो एन फैक्टर हम सीख चुके हैं। अब आते हैं अगली स्पीशीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स सीखा है हमने और अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो 6 लिखना, एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं या तो वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उनके एन फैक्टर हम देखते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा सब लोग बोर्ड पर मेरे साथ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि टफ भी है, इंपॉर्टेंट है बट आसान है निकालना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में हम चेंज देखेंगे पर मॉलिक्यूल। कैसे, क्या मतलब भाई, KMnO4 कल हम काफी बार पढ़ रहे थे कि MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा था बार बार Mn2 पॉजिटिव में। तो MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +7।
Mn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की +2, कितने का चेंज 5। पर मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीज है, पूरे मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीज है, तो टोटल n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये जो चेंज है ये पर एटम है, पर मैग्नीज का एटम 5 का चेंज है और ऑक्सीजन बदलता ही नहीं है, तो पूरे मॉलिक्यूल में अकेला मैग्नीज एटम का बदल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5, तो वही हो जाएगा बेटा n फैक्टर। किसका? रिएक्शन का? नहीं, रिएक्शन का नहीं होता n फैक्टर, इस सब्सटेंस का, MnO4 माइनस का n फैक्टर। किस सब्सटेंस का? MnO4 माइनस का। रिएक्शन का n फैक्टर नहीं होता, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, तो बेटा कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के n फैक्टर हम याद करेंगे, लिख लो। सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें सबसे पहला KMnO4 ही है। कौन नाम बताएगा इसका? अच्छा, किसने लैब में इसका सोल्यूशन देखा है? कलर भी बताना नाम के साथ साथ। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। कलर, होमवर्क, कमेंट्स, होमवर्क कमेंट्स। KMnO4, बेटा KMnO4 is an strong oxidizing agent, very powerful oxidizing agent in acidic medium, एसिडिक मीडियम में भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। कोई भी मीडियम हो, KMnO4 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम इसका n फैक्टर देखें, सबसे पहला एसिडिक मीडियम, बेटा एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 माइनस चेंज होता है यही Mn2 पॉजिटिव में, और n फैक्टर हो जाता है 5। सेकेंड आ जाते हैं बेटा न्यूट्रल मीडियम या वीकली एल्कलाइन। न्यूट्रल या फिर वीकली एल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस अपने को देता है MnO2। ठीक है, चेंज पता करिए जरा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, राइट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना? बोलो 4। कितने का चेंज? 3 का। तो कितना n फैक्टर? 3। तीसरा आ जाता है बेटा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस चेंज होता है MnO4 2 माइनस में। MnO4 माइनस बदलता है MnO4 2 माइनस में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, इधर निकालिए तो MnO4 2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर, टेक योर टाइम, डू इट, निकालिए। +6, गुड। कितने का चेंज? 7 से 6, तो कितने का चेंज? 1। तो यहाँ n फैक्टर आ गया बेटा 1। तो KMnO4 का n फैक्टर हम याद रखेंगे और एसिडिक मीडियम में तो रट लेंगे। मतलब कोई रात में सोते सोते भी पूछता है KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम, आपके मुंह से निकलना चाहिए तुरंत 5 5 5, एक ही बार 5। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5। ये हो गया अपने पास। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमारे पास KMnO4। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, हाँ सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम के अंदर ये आयन कौन सा हो जाएगा? Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन। और ये कन्वर्ट किस में होता है? अगर आपने रिएक्शन नोटिस की होंगी ना, जितनी भी बैलेंस की थी, तो ये कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव में, Cr3 पॉजिटिव।
तो बेटा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ऑन लेफ्ट साइड +6, ऑन राइट साइड +3, कितने का चेंज पर क्रोमियम एटम है 3 का चेंज, लेकिन मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम एटम है, आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम एटम है 2, तो चेंज पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाता है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम 6। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, 6 से 3 पे जा रही है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका मतलब काम किसकी तरह करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेंगे। अब आ जाओ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लो। एक ऑक्सिलेट आयन मैंने आपको काफी बार कराया है बैलेंसिंग में, ऑक्सैलिक एसिड बोल दो या ऑक्सिलेट आयन बोल दो, फॉर्मूला सबको आता है। C2O4 क्या बनाता था बेटा ये CO2। बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +3 और यहाँ है +4, तो चेंज कितना हुआ पर कार्बन एटम 1 का, 3 से 4 मतलब 1, तो चेंज पर मॉलिक्यूल कितना हुआ 2 कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, तो 2 × 1 2, तो बेटा कितना आ गया इन फैक्टर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना ऑक्सिलेट आयन का इन फैक्टर 2 है, लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि CO2 का इन फैक्टर बताओ, तो CO2 का जब आप निकालोगे ना, आप किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है रिएक्टेंट का ही निकालना है, प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो बेटा। तो प्रोडक्ट का अगर मैं निकालूं CO2 का, तो चेंज पर कार्बन एटम 1 भाई 4 से 3 कितना चेंज 1, और मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, एक ही है, तो चेंज पर मॉलिक्यूल भी कितना 1, तो यहाँ एन फैक्टर है 1। तो ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर 2 है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का एन फैक्टर कितना है 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे जिसकी हेल्प से हमने रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना सीख लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया ना। अगर एन फैक्टर निकल गया तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया, और अगर इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो इक्विवेलेंट्स निकल गए। वापस से रिमाइंड करा दूं फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हो जाएगा, चलो प्रैक्टिस करते हैं। सो एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 20% ऑक्सीजन, मेटल का एक ऑक्साइड है और उसमें ऑक्सीजन कितना है 20%। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड बताना है, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बताना है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन ना डेफिनेशन से सॉल्व होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। डेफिनेशन क्या थी, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मेटल का जितना मास कंबाइन होगा वही मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। अब मेटल ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है और ये बाय मास है, कुछ नहीं दिया तो बाय मास है। तो अगर मैं मान लूं मेरे पास 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, अगर मैं मान लूं मेरे पास 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, तो इसके अंदर 20 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और बचा कितना 80, तो 80 ग्राम क्या मेटल। क्लियर, 20 ग्राम हो गया भाई ऑक्सीजन, क्वेश्चन ने बताया है, और 20 में से बचा कितना 80, तो 80 ग्राम क्या हो गया मेटल। तो 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन होता है 80 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन होगा 80/20 इंटू 8 ग्राम मेटल। 4 बार गया कट्टिस 32 ग्राम मेटल। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32। लेकिन पूछा क्या, एक बार पढ़ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पूछा है। हमेशा ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपको एक कंपाउंड का निकालना है जिसमें 2-3 एलिमेंट हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, किसी का भी निकालना है कंपाउंड का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। मेटल का इक्विवेलेंट वेट 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितना आ गया 40। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 40। अगर पूछा होता व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 32 और ऑक्सीजन तो पता ही होता है 8। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन हमने ये सवाल सॉल्व किया है। तो डेफिनेशन जरूर याद रखें, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ किसी एलिमेंट का जो मास या तो जुड़ जाए या डिस्प्लेस हो जाए वही उसका इक्विवेलेंट मास है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by acidified KMnO4 and acidified K2Cr2O7 in the reaction given below। और ये IGSO का सवाल है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचानक से कहाँ से आ गया, इक्विवेलेंट मास के साथ साथ रिलेटेड है दोनों चीजें। देखो ये रिएक्शन है, यह भी हमने किया भी था प्रोसेस कि MnO4 माइनस Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है। अब या तो आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट से कर सकते हो बेटा कि +7 से +2 में गया है, तो +7 से +2 में अगर गया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा 5। या तो वो तरीका, या फिर एक तरीका कल सीखा था बैलेंसिंग वाला, एक तरीका कल सीखा था हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग, लगा के देखिए एक बार। मैग्नीज बैलेंस्ड, इधर ऐड करना होगा 4H2O और इधर ऐड करना होगा 8H+। चार्ज कितना कितना है, ये है +7, ये है +2, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे 5। तो MnO4 माइनस के केस में तो आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं Cr2O7 2 माइनस। ये कल वाले तरीके से करोगे बैलेंसिंग वाले से या फिर अभी एन फैक्टर वाले से? देखो एन फैक्टर जो था इसका +6 से +3, एन फैक्टर था 6, तो जितना एन फैक्टर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। बहुत सीधा सा सिंपल सा, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ डाला है। सीधा एन फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्योंकि एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही तो है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से आएगा। तो सीधे एन फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। चलो अगर बैलेंसिंग वाले तरीके से करना है तो देखो क्रोमियम में यहाँ लग जाएगा 2, 7 यूनिट्स वाटर यहाँ लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए 14H+। अब देखिए -2 चार्ज +14, चार्ज हुआ +12, इधर हुआ +6, तो यहाँ लगाने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए 6। तो व्हाट इज द रेशियो, 5:6। MnO4 माइनस एंड K2Cr2O7 का जो रेशियो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन का, दैट इज 5:6, ऑप्शन नंबर 1। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। डन, चलो गुड। सो ये क्वेश्चन बेटा हो गया। When N2 is converted into NH3, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, N फैक्टर नाइट्रोजन का बताइए। N2 is converting into NH3 और N फैक्टर नाइट्रोजन का बताना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में N की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और NH3 में बेटा कितना -3, X वाले फॉर्मूले से +3 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 3 हाइड्रोजन है तो N का -3। व्हाट इज द चेंज पर नाइट्रोजन एटम, 0 से 3 में चेंज 3 का है और मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है 2, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितना
2 into 3 6. तो बेटा what is the n factor of N2? In this reaction answer is D for Delhi and 6. n factor N2 का आ रहा है 6 क्योंकि हमने निकालना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, ये जो रिएक्शन है इसमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, लेकिन ये ना एक स्पेशल केस है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। समझ में आ रहा है रिएक्शन? कल सीखा था Cl2 से Cl माइनस भी बन रहा है, ClO3 माइनस भी बन रहा है, तो ये स्पेशल केस है बेटा। डिस्प्रपोर्शनेशन में इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हेडिंग डालो, n factor of a substance undergoing disproportionation। देखो जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, साथ में ClO3 माइनस। तो Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl माइनस में -1, ClO3 माइनस में +5। तो यहाँ पे एक चेंज तो है 0 से 1 और एक चेंज है 0 से 5। तो हम कौन सा चेंज माने एन फैक्टर निकालते टाइम? तो बेटा हम क्या करते हैं कि अगर 0 से -1 प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, और 0 से +5 प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के टाइम पर चेंज हुआ है 1 का, तो पूरे मॉलिक्यूल Cl2 के मॉलिक्यूल में चेंज हुआ होगा 2 का। तो रिडक्शन के टाइम पर एन फैक्टर कितना, 2। ऑक्सीडेशन के टाइम पे 0 से 5 चेंज हुआ है 5 का, तो पूरे Cl2 के मॉलिक्यूल में चेंज हुआ होगा 10। 2 एटम है ना Cl के, तो ऑक्सीडेशन के टाइम पर एन फैक्टर कितना, 10। अब विच इज एक्चुअल एन फैक्टर, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन वाला, या दोनों में कुछ तिगड़म लगानी है? तो करना कुछ ऐसा है कि ये दोनों रिएक्शन पैरेलली होती है। तो 1 अपॉन ओवरऑल जो एन फैक्टर है, दिस इज 1 अपॉन एन फैक्टर ड्यूरिंग रिडक्शन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ये है पूरा फॉर्मूला, और ये कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आया हुआ है, मास से ही फॉर्मूला जनरेट हुआ है। सो जो क्लोरीन का एन फैक्टर होगा बेटा ऊपर वाले रिएक्शन में, रिडक्शन के टाइम पर एन फैक्टर है 2, ऑक्सीडेशन के टाइम पर एन फैक्टर है 10। एलसीएम लीजिए, 5 + 1, तो ये हो गया 6/10, मतलब 3/5, बट दिस इज 1 अपॉन एन फैक्टर। तो 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज 3/5, तो एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज 5/3। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का केस आपको समझ में आया भाई? डिस्प्रपोर्शनेशन में उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी होगा। तो एक बार आप एन फैक्टर निकालिए ऑक्सीडेशन के टाइम पर, एक बार एन फैक्टर निकालिए आप रिडक्शन के टाइम पर, और फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1 अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर ड्यूरिंग रिडक्शन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। अब हो जाएगा ना ये सवाल? अब तो हो ही गया ये सवाल भाई, यही तो रिएक्शन है। तो एन फैक्टर तो पता चल ही गया इसका, 5/3। सो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो 3 into मोलर मास बाय 5। एक्सक्यूज मी। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं आगे कोई सवाल है या टॉपिक आ गया अभी।
तो बेटा ये जो n फैक्टर और इक्विवेलेंट मास के सवाल थे ये हम सीख गए, तो हम इक्विवेलेंट्स निकालना सीख जाएंगे। और अगर हम इक्विवेलेंट्स निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज नॉर्मेलिटी। देखो आपने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं ऑलरेडी मोल कंसेप्ट 1 में। आपने परसेंटेज बाय मास पढ़ा होगा, मोलैरिटी पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, बट ये मोल्स के टर्म्स में नहीं होता, ये होता है इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में। सो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म। ये रहता है बेटा इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 ml। मतलब नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो डिवाइड किससे होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो कि लीटर में लिया जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बेटा? सॉल्यूट के। कितने बच्चों को मोलैरिटी याद है? मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है क्या फॉर्मूले में? कुछ रिलेट कर पा रहे हो दोनों फॉर्मूलों को? जैसे मैंने आपको इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला मोल्स के फॉर्मूले से रिलेट करके सिखाया है, वैसे ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी के फॉर्मूले से रिलेट करके याद कर लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोल्स की जगह पर बस क्या रखना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रखने हैं। बात क्लियर हुई? मोल्स की जगह पर बस क्या रखना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रखने हैं, और ये हो जाएगा, ये डन हो जाएगा नॉर्मेलिटी। अब देखो रिलेशन क्या है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो सबसे पहले इस इक्विवेलेंट मास को उठा के कहाँ रखो? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर चला गया ऊपर, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर। बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या क्या चमका दिमाग में? व्हाट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास? दिस इज मोल्स। तो मोल्स इनटू n फैक्टर। सो एक फॉर्मूला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मोल्स इनटू n फैक्टर। ये बड़ा गोल्डन फॉर्मूला है, दिस इज योर GF। याद रखिएगा, गोल्डन फॉर्मूला है ये आप लोगों का कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक। अच्छा, अब हम कहाँ निकालने वाले थे? हम निकालने वाले थे नॉर्मेलिटी। हम तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन निकालने वाले थे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह पर क्या रखोगे? इसे पुट कर दो बेटा ऊपर, पुट दिस हियर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह पर। सो मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को क्या कह सकते हो? मोलैरिटी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो दूसरा गोल्डन फॉर्मूला आ गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो दोनों फॉर्मूले बहुत ज़रूरी जिंदगी के लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो हम अगर इक्विवेलेंट्स निकालना सीख जाएंगे, देखो n फैक्टर तो आप सीख चुके हो, मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी आपको n फैक्टर की, और मोल्स आपको आता ही है बचपन से बचपन से मतलब कंफर्टेबल हो ना मोल्स में। तो मोल्स आता है, n फैक्टर आता है, इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। चलिए करिए सवाल।
द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स, द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स मतलब W required to prepare 50 ml of 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन। 50 ml वॉल्यूम बनाना है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.2 होनी चाहिए, तो कितना ऑक्सैलिक एसिड का मास लगेगा, W पूछा गया है बेटा। बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, इसको भी पीछे अभी नोट कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जरा इसको भी जीएफ की लिस्ट में डाल दो यार, जीएफ की लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, इसको भी डाल दो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और मिल गया हमें क्रिस क्रॉस खेलते खेलते। अब नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है बेटा, नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 0.2। वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा सोल्यूशन का 50 ml। 50 ml को लीटर में करोगे तो 50/1000, VL का मतलब वॉल्यूम लीटर में रखना है। 1/100 मतलब 0.01। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए 0.01, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं W/E, तो W/E हो गया 0.01, तो W कितना हो गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाई E। E किसका, कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड का N फैक्टर 2, सो W इज इक्वल टू 0.01। इक्विवेलेंट मास निकाल लें ऑक्सैलिक एसिड का, मोलर मास बाय 2, भाई N फैक्टर 2 तो मोलर मास बाय 2। अब मोलर मास कितना निकालिए जरा, सारी मेहनत मुझसे करा लोगे क्या, एटलीस्ट मोलर मास तो निकाल के बताइए। ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला सामने है, H2C2O4.2H2, 2 + 24 + 64 + 36, 2 यूनिट वाटर है 36। $90 + 36 126, सो 126/2 कितना 63। ऑक्सैलिक एसिड का E आ गया 63, तो कितना मास लगेगा ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने में। W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस सवाल में, नॉर्मेलिटी थी, वॉल्यूम थी, कितना मास लगेगा सॉल्यूट का वो नॉर्मेलिटी बनाने में, वॉल्यूम बनाने में, ये हमने निकाल दिया भाई। क्लियर है, अंडरस्टूड है। चलें अगले सवाल की तरफ। अच्छा टाइट्रेशन पढ़ें, चलो मैं लिख दूं एक सवाल आप लोगों के लिए, करेंगे, क्या बोलती है पब्लिक, सवाल करेगी, लिखो। इन 19.6 ग्राम of H2SO4 19.6 gram of H2SO4 is dissolved in water and total volume is made up to 4 लीटर। फाइंड, बहुत बेसिक है, सब कुछ कवर करेंगे इस सवाल में। सबसे पहले N फैक्टर ऑफ H2SO4 आप मुझे बताइए, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आप मुझे बताइए, फिर नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 बताइए, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बताइए पहले।
और फिर सबसे लास्ट में आप मुझे बताइए नॉर्मेलिटी। और फिर पांचवें पार्ट में आप मुझे ये बताइएगा व्हाट विल बी दी न्यू नॉर्मेलिटी if 1 liter water is added to above solution। इस ऊपर वाले सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर पानी ऐड कर दें तो फिर नई नॉर्मेलिटी क्या। ठीक है, बहुत सारे सवाल, मतलब दिमाग की बत्तियां खोलने के लिए बहुत सारे सवाल। सबसे पहले एन फैक्टर तो भाई क्लियर है सबको, 2 H2SO4 एसिड है, एन फैक्टर 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट बताइए। इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला हमने इतनी बार लिखा था कि हमको याद हो गया था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास 98 डिवाइड किया 2 से, इक्विवेलेंट मास कितना 49। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से। गिवन मास कितना 19.6 और इक्विवेलेंट मास कितना 49। बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना आ रहा है बेटा? 49 से डिवाइड करिए जरा 19.6 को, ये आ जाएगा आपका 0.4। 0.4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता ना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 बार जा रहा है। अगर पॉइंट नहीं होता ऊपर तो 4 बार डिवाइड हो रहा था, तो 0.4। अब आ गई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने 0.4 और वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का लीटर में 4, तो नॉर्मेलिटी कितनी 0.1 नॉर्मल। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन बन गया है, 0.1 नॉर्मेलिटी आ गई है। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन बेटा ये बन गया है। अब क्या कहा गया है कि अगर 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए तब नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? बेटा पानी डालने का मतलब होता है डाइल्यूट करना, कि भाई आपने एक सोल्यूशन बनाया, अब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूशन में हमेशा फॉर्मूला लगाया जाता है N1V1 N2V2। मोलैरिटी में आप सीख के आए हो मोल कंसेप्ट 1 में N1V1 M1V1 M2V2 लगाते थे, यहाँ N1V1 N2V2 लगाएंगे। तो पहली नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, पहला वॉल्यूम कितना है 4 लीटर। नई नॉर्मेलिटी निकालनी है, अगर 1 लीटर पानी ऐड कर दोगे तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 5 लीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो मैम, 5 लीटर हो जाएगा। तो भाई N2 कितना आएगा 0.4 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? ये आ जाएगी आपकी नई नॉर्मेलिटी अगर आप 1 लीटर पानी इसमें क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। क्लियर? टफ हो रही है क्या चीजें? भाई अपना लक्ष्य ऊंचा है, हमें जूनियर साइंस ओलंपियाड्स पढ़ाई कर रहे हैं हम। एक बार देखिए, मुश्किल लगता है वीडियो को पॉज करके देखिए, कुछ और मुश्किल लगता है तो कमेंट्स में लिखिए, पूछिए मुझसे कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई। ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, बट निराश नहीं होना है। ठीक है, समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। थोड़ी दिक्कत आ सकती है बट रुकना नहीं है। मल्टीपल टाइम्स रीड करिए, कोशिश करिए, वीडियो बार बार देख लीजिए, पीछे जाके देख लीजिए, तो वीडियो है आपके पास। कितने अच्छे रिसोर्सेज हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कुछ ऑनलाइन नहीं होता था, ना कोई ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट होता था, ना कहीं पे ऐसे ऑनलाइन कंटेंट होता था कि वीडियो को रिवाइंड किया और देख लिया, नहीं समझ में आया तो वहाँ तो टीचर एक बार सामने बोल चुके हैं, कॉपी अपने नोट्स है, बस इतना ही रिसोर्स है। वो दोबारा हम टीचर से थोड़ी ना बुलवा लेंगे रिवाइंड करके लाइव, फिर तो खुद ही दिमाग लगाना है घर पे। तो आप लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज, जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं करिए। ठीक है, चलिए सीखना तो है बेटा, आगे चलते हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा टाइट्रेशन। क्या होता है, कभी किया है लैब में? IJS तो जाओगे तो थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी होंगे। एक्सपेरिमेंट होंगे तो वो बार बार आपको शब्द सुनाई देगा टाइट्रेशन, बोलेंगे वहाँ लोग बार बार टाइट्रेशन। तो आपने लैब में किया ज़रूर होगा, भले आपको
ये वर्ड आता है या नहीं आता है? देखिए, कुछ ऐसा सिस्टम देखा है लैब में कि एक लंबा सा स्टैंड होता है, इस तरह का सा, यहाँ पे एक क्लैंप पे एक पाइप लटका होता है, पतला सा पाइप पे मार्किंग भी होती है बेटा। ड्राइंग पे मत जाना मेरे, इमेजिन करना कि लैब में ऐसा कुछ देखा है कि नहीं। हाँ देखा है, आ गया याद। और यहाँ एक वॉल्व होता है इस पाइप के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, खोलोगे गिरेगा, सोल्यूशन भर लो इसके अंदर। वॉल्व को धीरे धीरे खोला जाता है, पाइप पे मार्किंग भी होती है, और नीचे आप क्या रख लेते हो? एक बीकर रख लेते हो। अब याद आ रहा है? यहाँ पे एक बीकर रख लेते हो जिसमें गिराते हो। तो यही है टाइट्रेशन, यही प्रोसेस टाइट्रेशन कहलाता है। तो टाइट्रेशन जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि ऊपर एक सोल्यूशन फिल किया जाएगा, नीचे एक सोल्यूशन फिल किया जाएगा, दोनों के बीच रिएक्शन कराई जाएगी, और ये इसे ब्यूरेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट एंड दिस इज बीकर। ये तो सिंपल है। तो ब्यूरेट मार्क्ड होता है, ब्यूरेट के ऊपर स्केल मार्क्ड होता है। ब्यूरेट ग्लास की एक ट्यूब होती है, लेकिन उसमें मार्किंग होती है मिलीलीटर में जनरली। तो आप यहाँ से खोलिए, यहाँ 0 है, मान लो इस जगह पे 0 है, आपने यहाँ तक का वॉल्यूम गिरा लिया, और मान लो इस जगह पे 10 है, तो आप रीड कर लो बेटा ब्यूरेट पे कि 10 ml का वॉल्यूम गिर चुका है। तो इसी सेटअप को, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? टाइट्रेशन। तो अब लग रहा है कुछ फेमिलियर कि हाँ किया है। तो टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, titration is a process of determining the concentration of a solution by allowing a careful measured volume to react with a standard solution of another substance whose concentration is known। देखो, एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकालनी है और एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन नोन है। तो जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं, हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, एक ब्यूरेट के अंदर, एक एक बीकर के अंदर। तो जो ब्यूरेट के अंदर है वो जनरली नोन सोल्यूशन होता है, और एक दूसरा क्या बोला मैंने? अननोन। नोन सोल्यूशन वो हो गया जिसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता है, अननोन सोल्यूशन वो हो गया जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। So, standard solution, it is a solution whose concentration is known। मतलब नोन सोल्यूशन को आप स्टैंडर्ड भी कहते हो, और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन जनरली भरा जाता है बेटा ब्यूरेट में, ठीक है। और नीचे जो बीकर होता है उसमें हम ले लेते हैं सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड, इसे नीचे हम बीकर में ले लेते हैं, और इसको हम कहते हैं टाइट्रेट। तो जो आपने ब्यूरेट में भरा उसको कहेंगे टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलिए या टाइट्रेंट बोलिए, और जो बीकर में भरा उसे बोलिए टाइट्रेट। वापस आ जाते हैं डायग्राम पे। जो आपने ब्यूरेट में फिल किया उसे कहते हैं टाइट्रेट या स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और जो आपने बीकर में फिल किया उसे कहते हैं टाइट्रेंट। अब जिन बच्चों ने किया है लैब में टाइट्रेशन, उनको पता है कि बीकर में हम कोई भी रैंडम वॉल्यूम नहीं ले लेते। बीकर में जो वॉल्यूम डाला जाता है वो मेजर करके डाला जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आप मेजर करके डालिएगा, मेजर्ड वॉल्यूम लीजिएगा। कैसा? मेजर करके वॉल्यूम। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन इज नोन, और नीचे वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता लगानी है। देखो, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, या तो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो सकती है या ये रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकती है। दो तरह की टाइट्रेशन है हमारे पास। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या रिडॉक्स। मतलब टाइट्रेशन तो और भी तरह की है, बट सिलेबस में दो तरह की है, या तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या रिडॉक्स टाइट्रेशन।
भाई दोनों हो, कोई भी दुनिया में आप दो सब्सटेंस में रिएक्शन करा रहे हो, हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं। सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर ब्यूरेट से कुछ खोल के बीकर में गिराओगे तो क्या होने वाला है नीचे जाके, क्या क्या होगा, दोनों सोल्यूशन जब मिलेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों रिएक्टेंट के क्या कर देंगे, बराबर। यही टाइट्रेशन का सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल फंडा ये है कि इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है। ठीक है, चलिए बेटा, टाइट्रेशन करते टाइम एक सब्सटेंस डाला जाता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम है ये इंडिकेट करना कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है। इंडिकेटर इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कैसे? इंडिकेटर के पास माइक तो है नहीं, बोल के तो नहीं बताएगा चिल्लाकर। जनरली जो बताता है वो बताता है कलर चेंज करके। जनरली इंडिकेटर क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर लेता है ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन या टाइट्रेशन। तो एन auxiliary substance added for physical detection of completion of titration at equivalence point। इसको equivalence point क्यों कह रहे हैं, क्योंकि at completion of titration equivalence of substance 1 जो आपका ब्यूरेट में भरा हुआ है विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस 2 जो आपने बीकर में भरा था। दोनों के सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर रिएक्ट किए होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस 1 रिएक्टेड शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस 2 रिएक्टेड। तो क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट्स, प्राइमरी टाइट्रेंट्स या स्टैंडर्ड टाइट्रेंट्स, सेकेंडरी टाइट्रेंट्स। नॉन स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसे तो, ये सेकेंडरी टाइट्रेंट्स को नॉन स्टैंडर्ड कहना चाहिए। तो प्राइमरी टाइट्रेंट्स या स्टैंडर्ड टाइट्रेंट्स कौन है बेटा, these reagent can be accurately weighed and their solutions are not to be standardized before use। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका मास एक्यूरेटली निकाला जा सकता है लैब में। जब आप एक्यूरेट मास निकालेंगे, उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो एकदम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन के प्रिपेयर होगा, कोई एरर नहीं होगा, कोई स्टैंडर्डाइजेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनको एक्यूरेटली आप वे नहीं कर सकते, उनका मास आप एक्यूरेट निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल NaOH। अब आप बोलोगे मैम ऐसी क्या दिक्कत आ गई NaOH के मास निकालने में। NaOH ना हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक समझते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। नमक देखा है आपने कभी, बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, थोड़ा नमक को बाहर जाके रख दीजिए बारिश के मौसम में, वो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा NaCl। उसी तरह NaOH या ये नीचे वाले सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो जब आप उसे मेजर कर रहे हो ना तो थोड़ा सा मास मॉइस्चर का भी आ रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते तो उनमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। यूज़ करने से पहले उनको हम सेकेंडरी टाइट्रेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, HCl, H2SO4, KMnO4 एक्सेट्रा। प्राइमरी टाइट्रेंट में है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सैलिक एसिड, AgNO3, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। दीज आर प्राइमरी टाइट्रेंट्स या स्टैंडर्ड टाइट्रेंट्स। नेक्स्ट, अच्छा सीधे सवाल आ गया, सीधे सवाल नहीं करेंगे बेटा। मैंने आपको टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन बता दिया था, तो लिखना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अगर कभी भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रही है सो जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब कलर चेंज होगा इंडिकेटर का, सो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड
शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। बस यही है इसका फंडामेंटल फॉर्मूला। और इक्विवेलेंस निकालने के कितने तरीके हैं भाई, या तो आप फॉर्मूला लगाइए गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास वाला, W/E वाला फॉर्मूला लगाइए, W/E ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू W/E ऑफ बेस, या फॉर्मूला लगाइए बेटा कौन सा, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का भी तो फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लीटर इन एसिड, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। लीटर में लो ml में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना, दोनों में से किसी में भी ले सकते हो क्योंकि दोनों तरफ है यूनिट। तो या तो आप W/E वाला फॉर्मूला लगाइए या N/V। एक और सिखाया मैंने आपको इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, याद आ रहा है किसी को, मोल्स इंटू n फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स इंटू n फैक्टर ऑफ बेस। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले होते हैं इक्विवेलेंट निकालने के, W/E, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एंड मोल्स इंटू n फैक्टर। ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन में क्या डेटा है उसके हिसाब से लगाएंगे, यूज़ करेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आ गया था कि 2 ग्राम ऑफ अ बेस whose equivalent weight is 40 reacts with 3 ग्राम ऑफ एन एसिड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो भाई अगर रिएक्शन हुई है, एसिड बेस टाइट्रेशन हुई है, तो हमें सीधे क्या करना है, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या नॉर्मेलिटी वॉल्यूम लगाओगे क्या, नहीं, जब मास दिया है और इक्विवेलेंट मास दिया है क्वेश्चन ने तो W/E लगाओगे। तो जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले का यूज करना है। W/E ऑफ एसिड इज इक्वल टू W/E ऑफ बेस। तो W कितना, एसिड का मास कितना 2 ग्राम, एसिड का इक्विवेलेंट मास 40, बेस का मास, सॉरी उल्टा हो गया, एसिड का मास कितना 3 ग्राम, एसिड का इक्विवेलेंट मास नहीं पता, निकालना है, बेस का मास 2 ग्राम, बेस का इक्विवेलेंट मास 40। तो इक्विवेलेंट मास जो एसिड का हो जाएगा दैट विल बी 3 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 एंड हेयर इट कम्स 60। सो देखिए कितना आसान सवाल है। तो टाइट्रेशन अगर हम यूज कर लेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। जस्ट दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करो, सवाल को सॉल्व कर दो। अब मैं आपको दूसरी टाइट्रेशन सिखाती हूँ, रिडॉक्स। सेकेंड टाइप क्या था बेटा, रिडॉक्स। रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन रिएक्ट कर रहा होता है, एसिड बेस तो नहीं कर रहे होते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें लगाना है इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले, पहला W/E, दूसरा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तीसरा मोल्स इंटू n फैक्टर। तो जिस तरह से आप एसिड बेस में लगा सकते हैं उसी तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में भी इक्विवेलेंट्स को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में। देखिए क्वेश्चन है कोई, अभी तो अपने पास एसिड बेस का ही है, चलो एसिड बेस का करते हैं, आगे आ जाएगा रिडॉक्स का भी। 2 ग्राम NaOH और 4.9 ग्राम H2SO4 were mixed and volume is made 1 liter. The normality of the resulting solution। देखो अच्छा सवाल है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने कितने इक्विवेलेंट्स हमने मिक्स किए हैं NaOH के और H2SO4 के। देखो इफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, बिल्कुल बराबर, रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तब तो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
और अगर ऐसा नहीं है तो भाई रिजल्टेंट सोल्यूशन का नेचर डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस पर जिसके इक्विवेलेंट ज़्यादा है। अगर एसिड के इक्विवेलेंट ग्रेटर हो गए बेस के इक्विवेलेंट से तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। और अगर एसिड के इक्विवेलेंट कम हो गए बेस के इक्विवेलेंट से तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात, और रिजल्टेंट सोल्यूशन भी बेसिक। अब देखिए यहाँ पर 2 ग्राम NaOH है, क्या हम इसके इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं बेटा? क्या हम 2 ग्राम NaOH के इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं? W/E 2 ग्राम, E कितना है 40, भाई NaOH का N फैक्टर कितना 1, तो अगर N फैक्टर 1 तो इक्विवेलेंट मास कितना, मोलर मास अपॉन 1, मतलब मोलर मास के बराबर 40, तो इक्विवेलेंट कितने 1/20। दूसरा क्या अपने पास 4.9 ग्राम H2SO4, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है 98/2 49, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने, W/E 4.9/49 0.1, यहाँ था 0.05। कौन ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, H2SO4 के इक्विवेलेंट ज़्यादा है, तो भाई रिजल्टेंट सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक ही होगा। अब दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, अब बराबर कितने कर पाएंगे, 0.05 कर पाएंगे या 0.1 कर पाएंगे, भाई 0.05 होते ही बेस खत्म हो जाएगा ना, बेस लिमिटिंग है, बेस यहाँ लिमिटिंग है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, कितना H2SO4 बच जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, 0.1 माइनस 0.05, कंज्यूम कितना हो जाएगा 0.05 है ना, इतने इक्विवेलेंट्स का न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो एसिड को भी इतने ही इक्विवेलेंट्स देने पड़ेंगे, तो बच कितने जाएंगे 1 माइनस 0.05 मतलब 0.05, तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी रिजल्टेंट एसिडिक सोल्यूशन की, नॉर्मेलिटी ऑफ resultant acidic solution will be equivalents upon volume in liter। यही है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट्स बचे 0.05 न्यूट्रलाइजेशन खत्म होने के बाद, और कितने वॉल्यूम में ये सब कहानी चल रही है भाई, कितने वॉल्यूम का बीकर है जिसमें ये सब कहानी चल रही है, 1 लीटर का है, तो वॉल्यूम सोल्यूशन का है 1 लीटर, सो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 नॉर्मल। एनी ऑप्शन 0.05, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर कभी भी एसिड बेस को मिला रहे हो, अगर बराबर इक्विवेलेंट्स है तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, अगर किसी के भी ज़्यादा है तो वो बचेगा, तो उसकी नॉर्मेलिटी निकाल दी जाएगी। अगर यहाँ पे बेस बचता तो बेस की नॉर्मेलिटी निकाल दी जाती रिमेनिंग वाले की, अभी एसिड बचा है तो रिमेनिंग एसिड की नॉर्मेलिटी हमने निकाल दी है बेटा। आगे पढ़ोगे, थक गए हो आज, आगे फिर एसिड बेस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सवाल है कि 25 ml of H2SO4 solution reacts completely with 1.06 gram of pure Na2CO3. What is normality of this acid solution? ये जो एसिड सोल्यूशन था H2SO4 वाला, इसका नॉर्मेलिटी निकालना है, और किसके साथ इसने रिएक्शन किया, Na2CO3 के साथ। कंप्लीट रिएक्शन हुआ, अगर कंप्लीट रिएक्शन हुआ तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 should be equal to equivalents of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट्स H2SO4 के लिए आप फॉर्मूला लगाइए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है ना, और वॉल्यूम दिया हुआ है, और Na2CO3 के लिए मास गिवन है तो यहाँ लगाइए W/E,
डेटा के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना होता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला रख लेंगे। तो नॉर्मेलिटी तो पता नहीं है भाई, वॉल्यूम कितना है लीटर में, 25/1000 है लीटर में वॉल्यूम। यहाँ मास कितना है Na2CO3 का 1.06, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, पहले बताइए इसका मोलर मास, पहले इसका मोलर मास बताइए मुझे। 106। अब इसका एन फैक्टर बताइए भाई। सॉल्ट है, कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, 2 सोडियम है, 2 सोडियम का पॉजिटिव चार्ज +2, कार्बोनेट का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज -2, एन फैक्टर हो गया 2। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर 106/2 53। तो ये आ गया बेटा 53। तो नॉर्मेलिटी कितनी आएगी बच्चे, 1.06 × 1000 डिवाइड बाय 53 एंड 25। तो 25 है, 1000 है, 40 टाइम्स चला गया, 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ऊपर, ये हो गया 424 और एक 0 भी है तो 42.4, और इसको डिवाइड करना है 53 से। तो 42.4 को 53 से डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 1 से छोटे में मुझे दिख रहा है 0.8। तो आंसर विल बी 0.8 नॉर्मल। कितनी नॉर्मेलिटी, 0.8। तो क्लियर हुआ, कुछ क्लैरिटी आ रही है जीवन में, क्या करना चाहते हो सवालों में, क्लैरिटी आ रही है। तो इसी तरह से टाइट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। गोल्डन फॉर्मूला यही है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर दिया जाता है, बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो PYQ है IJSO स्टेज 1 14-15, ठीक। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मतलब MnSO4 का जो इक्विवेलेंट मास है दैट इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2, हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसा कब आएगा, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, बेटा अगर इक्विवेलेंट वेट हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसका मतलब एन फैक्टर कितना आ रहा है अपने पास, 2। अब हम ऑप्शन से 1 बाय 1 चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके फॉर्मेशन में एन फैक्टर 2 आ जाए। तो अगर MnSO4 से अपने पास बनता है ऑप्शन नंबर 1 विच इज Mn2O3, तो देखते हैं एन फैक्टर कितना। बेटा MnSO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि सल्फेट आयन -2 है तो मैग्नीज पे चार्ज +2 होना चाहिए। Mn2O3 में निकालो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे Mn2O3 में तो ये आएगा +3, ठीक है। तो कितने का चेंज है, एक का ही चेंज है मैग्नीज में, और मॉलिक्यूल में मैग्नीज है कितने, एक ही है, तो यहाँ तो एन फैक्टर 1 आएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2, अगर MnSO4 बनाता है MnO4, ठीक है, MnSO4 क्या बना रहा है, MnO4, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +2, और यहाँ MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत ज़्यादा है, +8 है, तो एन फैक्टर यहाँ 6 का आ गया। अभी भी अपनी बात तो नहीं बनी बात। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं कि MnSO4 बना रहा होगा MnO2, तो MnSO4 में ऑक्सीडेशन नंबर +2, MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +4, कितने का चेंज, 2 का चेंज, बात बन गई। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस कि एन फैक्टर 2 तब आएगा जब MnSO4 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, MnO2 में। इस टाइम पर एन फैक्टर क्या आएगा, 2, और अगर एन फैक्टर 2 होगा तो इक्विवेलेंट मास विल बी हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। डन। अगला सवाल, अ टीचर वांटेड टू गिव, बड़ा सवाल लग रहा है,
डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्टेज 2 का है, 1 का है? अच्छा, स्टेज 1 का ही है, 17, 18। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना लंबा सवाल का लैंग्वेज होता है वो सवाल यूजुअली उतना आसान होता है। अ टीचर वांटेड टू गिव acid base titration to her students. For that she prepared HCl solution by dissolving 73 gram hydrochloric acid in 1 liter water. ये बना लिया HCl solution। वॉल्यूम है इसका 1 लीटर, 73 ग्राम इसके अंदर HCl है। ठीक है, अगर 73 ग्राम इसके अंदर HCl है तो मोल्स निकाल पाएंगे हम HCl के? कितने मोल्स? 73 डिवाइड बाय मोलर मास होता है 36.5। बेटा HCl के मोल्स 2, तो मोल्स आ गए HCl का। एन फैक्टर भी पता है हमें HCl का 1, तो इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट है इसके अंदर HCl के, और वॉल्यूम है इस सोल्यूशन का कितना? 1 लीटर। अच्छा, इसके बाद क्या बनाया? किसके साथ रिएक्शन कराई गई? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH solution by dissolving 0.46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल इंटू 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो, NaOH सोल्यूशन बनाया और इसमें 0.46 ग्राम सोडियम मेटल डाला। तो एक बार हम सोडियम मेटल के इक्विवेलेंट्स पता कर लेते हैं। तो सोडियम मेटल के मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.46 डिवाइड बाई 23, 0.46 डिवाइड बाई 23 कटेगा बेटा 0.02 टाइम्स, है ना? 2 डेसिमल के बाद प्लेस है तो 0.02 टाइम्स। एन फैक्टर बताओ मुझे सोडियम मेटल का, सब इंटेलिजेंट अच्छे बच्चों। एन फैक्टर सोडियम मेटल का वैलेंसी विच इज 1, तो इक्विवेलेंट्स कितने? 0.02 इंटू 1, तो 0.02। अगर बेटा सोडियम के इक्विवेलेंट्स 0.02 हैं, वो पानी से रिएक्शन करके NaOH बनाए, इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के भी क्या होंगे? सेम। भाई इन्होंने कहा सोडियम मेटल को पानी में मिलाया और NaOH बना। भाई किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच सब्सटेंस क्या होते हैं? सेम। तो अगर सोडियम के इक्विवेलेंट्स 0.02 हैं तो NaOH के भी इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? 0.02। तो एक तरफ अपने पास HCl है जिसके इक्विवेलेंट्स है 2, एक तरफ अपने पास NaOH का सोल्यूशन है जिसके इक्विवेलेंट्स है 0.02। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना वॉल्यूम इस हाइड्रोक्लोरिक वाले सोल्यूशन का ले? अब इक्विवेलेंट्स है इसमें 0.02, इधर इक्विवेलेंट्स है बेटा HCl के 2, तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, बेटा इसका अगर पूरा वॉल्यूम लोगे 1 लीटर तब तो 2 इक्विवेलेंट है। हम इसका कितना वॉल्यूम लें कि बस इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाए? तो आप बस उतना वॉल्यूम लीजिए जिसमें 0.02 इक्विवेलेंट आ जाए। कैसे? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिखती हूँ मैं। HCl है 1 लीटर है, 2 इक्विवेलेंट है। NaOH है 0.02 इक्विवेलेंट है। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन of 0.02 equivalents of NaOH, 0.02 equivalents of HCl is required। ये बात तो हमें समझ में आती है कि बराबर के इक्विवेलेंट्स HCl के रिक्वायर्ड होंगे। अब ध्यान देना, 1 लीटर सोल्यूशन हैज, या फिर ऐसे लिखो कि 2 इक्विवेलेंट्स HCl is present in 1 liter solution। तो 0.02 इक्विवेलेंट HCl will be present in, यूनिटरी लगा सकते हैं कि 2 इक्विवेलेंट HCl प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 0.02 इक्विवेलेंट होगा 1/2 इंटू 0.02 लीटर सोल्यूशन विच इज 0.01 लीटर सोल्यूशन, राइट।
तो कितना HCl का वॉल्यूम लेना चाहिए ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए? पूरा मत ले लेना, पूरा ले लोगे तो HCl ज़्यादा हो जाएगा 1 लीटर, क्योंकि उसमें 2 इक्विवेलेंट है। हमें केवल उतना वॉल्यूम डालना है कि बस 0.02 इक्विवेलेंट आ जाए, और वो वॉल्यूम हमारे पास कितना आया? 0.01 लीटर। अब बोलोगे मैम एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। बेटा यूनिट, बिवेयर ऑफ यूनिट्स। 0.01 लीटर का मतलब हो जाता है 10 ml। तो कितना HCl हमें लेना चाहिए? केवल 10 ml में बात बन जाएगी, काम हो जाएगा। चले आगे, एसिड बेस टाइट्रेशन में आगे। अगला सवाल, हर्षा वॉज ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज, देखते हैं, अच्छा सवाल लग रहा है। हर्षा वॉज ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज फॉस्फोरिक एसिड यूजिंग वेरियस बेसिस। कौन से एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है? फॉस्फोरिक। यूजिंग वेरियस बेसिस, डोज अवेलेबल वर कास्टिक सोडा, मतलब एक बेस है अपने पास NaOH, एक है लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक है बेटा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना एक तरह से आप कह सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इफ हर्षा टुक 1 इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ईच टाइम, तीनों बार हर्षा ने 1 इक्विवेलेंट लिया H3PO4 का, यहाँ भी और इस वाले टाइट्रेशन में भी। अब बताना क्या है? What will be the ratio for moles of each of the above bases required for complete न्यूट्रलाइजेशन? देखो इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, मोल्स नहीं। अगर आपने 1 इक्विवेलेंट H3PO4 लिया है तो NaOH का भी इक्विवेलेंट कितना लगेगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए? 1। यहाँ भी इक्विवेलेंट कितना लगेगा? 1। और यहाँ भी इक्विवेलेंट कितना लगेगा? 1। अब एक फॉर्मूला है अपने पास कि इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। फॉर्मूले को थोड़ा उल्टा कर लो, मोल्स क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। तो NaOH के अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट्स को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? n फैक्टर से। चलिए NaOH का n फैक्टर जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर, 1 2 3। तो भाई मोल्स कितने लगेंगे NaOH के? 1/1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने लगेंगे? 1/2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने लगेंगे? 1/3। एनी ऑप्शन? अच्छा डेसिमल में है तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33। अब कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या रेशियो रहेगा कंज्यूम होने वाले मोल्स? NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1:5:0.33। तो एसिड बेस टाइट्रेशन पे मैंने आपको बहुत सवाल करा दिए, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में नहीं फंसोगे, सिंपल टाइट्रेशन था ये। अभी अगले सेशन में और भी टाइप की टाइट्रेशन सीखनी है ना, खत्म नहीं हुआ अभी। लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशन पे भी मैंने आपको कुछ नहीं कराया। तो जरा एक सवाल देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन पे, एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन पे। देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी मोल्स of KMnO4 in acidic medium is required to oxidize 1 mole of C2O4 2- into CO2। वैसे अगर ये ना भी लिखा हो ना इंटू CO2 तो भी हमें पता होना चाहिए कि C2O4 2- CO2 में ही ऑक्सीडाइज होता है, और ये हमने थ्रू आउट दी चैप्टर पढ़ा है, सीखा है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड? देखो भाई दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2, यही लगाओगे आप। अब इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ KMnO4 मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ CO2।
अब बताओ सॉल्व करने में कोई भी अंतर है, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो, चाहे वो रिडॉक्स टाइट्रेशन हो, या वो टाइट्रेशन हो ही ना, वो कोई और रिएक्शन चल रही हो, कंसेप्ट तो हमेशा इक्विवेलेंस बराबर करके ही लगेगा, कोई भी रिएक्शन हो सॉल्व करने का तरीका सेम है। अब CO2 के मोल कितने हैं 1 और KMnO4 के मोल कितने हैं नहीं पता, x मान लेते हैं। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है बेटा 5, ठीक है। अब CO2 के मोल्स कितने हैं 1, अच्छा CO2 का n फैक्टर निकाल लोगे, देखो +3 से कार्बन गया है +4 में और यहाँ 2 कार्बन है, तो पर मॉलिक्यूल जो चेंज आएगा 1 × 2 2, ये हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/5, तो कितना मोल्स KMnO4 का लगेगा 2/5। अब ये सोचो कि अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं होता तो हमें पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ती, और वो जो बैलेंसिंग सिखाई थी एसिडिक मीडियम में डिफरेंट स्टेप्स लिख के, वो पूरे स्टेप्स लिख के बैलेंसिंग करनी पड़ती बेटा, और उस बैलेंसिंग के बाद हमें पता चलता कि कितने मोल कितने मोल, मतलब अगर आप मोल मोल खेलना चाहते हो तो यही मैंने बिगिनिंग में भी कहा था कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट सब पे भारी है, मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट इतना सा कर देता है आपके सोल्यूशन को, ना बैलेंसिंग की ज़रूरत ना रिएक्शन लिखने की ज़रूरत, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या है, अच्छा होमवर्क दे दूं मैं, होमवर्क अब आप इतने प्यार से मांग ही रहे हैं तो लिख लीजिए होमवर्क। एक क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल्स in acidic medium required for conversion of 1 mole ferrous ion into फेरिक आयन। सोचेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल है, करेंगे और जवाब देंगे आप कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की क्लास में हमने टाइट्रेशन सीख लिया, इक्विवेलेंट सीख लिया, नॉर्मेलिटी सीखा बेटा हमने, n फैक्टर्स हमने सीखे, तो बहुत बढ़िया लेक्चर था, बहुत यूजफुल लेक्चर था। मैं खुद अपने तारीफ नहीं कर रही हूँ कि अच्छा लेक्चर था, आई एम सेइंग यूजफुल। अगर आप ये सब चीज़ें सीखेंगे तो आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है, नीट जेई में स्पेसिफिकली, जेई एडवांस में इक्विवेलेंट्स आना चाहिए, ठीक है। और अभी आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत काम आने वाला है IGSO के लिए। सो दिस इज योर होमवर्क, आई थिंक अब तो लास्ट स्लाइड होगा अगर होमवर्क तक हम पहुंच ही गए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू बच्चों, एंड होमवर्क क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में दे दीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।